नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध एवं रूस की क्रांति। इस पूरी के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक महान युद्ध, या ऐसे कहूंगा साहब, ऐसा युद्ध जिसे युद्धों का युद्ध कहा जाता है, युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता है, वो हुआ क्यों। हम चर्चा करेंगे रूसी क्रांति के बारे में कि किस प्रकार से पहली बार एक साम्यवादी सरकार का गठन होता है। आज यानी कि भाग नंबर 1 के अंदर हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध जो था उस समय की अपने आप में मांग था। हमें देखने को मिलता है इस युद्ध ने काफी सारे युद्धों को अपने आप में समाप्त किया और पूरे के पूरे विश्व के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर हमें देखने को मिलता है बड़े प्रभाव डाले। ये पूरा का पूरा जो युद्ध है वो हुआ तो यूरोप के अंदर था। पर फिर आप कहेंगे कि साहब इसको विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब यूरोप जो था वो विश्व का हमें देखने को मिलता है मुख्यतः केंद्र था कि दुनिया के जो सबसे बड़ी ताकतवर देश थे वो यूरोप के अंदर थे। और यूरोप से ये युद्ध जो था वो पूरी के पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डालता है, पूरी के पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डालता है। किस तरीके के प्रभाव साहब? राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव डालता है। इस वजह से हम इसे विश्व युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है तो हमें ध्यान रखना है, इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ऐसा युद्ध जिसने काफी सारे युद्धों को समाप्त कर दिया था, पूरे के पूरे युद्धों को खत्म कर दिया था, उस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध होता है दो गुटों के बीच। यूरोप के अंदर दो गुट जो थे वो पूर्णतः बढ़ चुके थे। ये दो गुट कौन से थे? पहला गुट हमें देखने को मिलता है मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं सारे के सारे ताकतवर देश। कौन कौन से ताकतवर देश? जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि अमेरिका, या फिर मैं कहूंगा साहब रूस, साथ में जापान और काफी सारे अन्य देश। इसी के साथ साथ में हमें देखने को मिलते हैं दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिलता है जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य और काफी सारे छोटे मोटे देश। यानी हमें देखने को मिलेगा कि विश्व की जो बड़ी शक्तियां थी वो आपस में पूर्णतः टकरा रही थी, और टकराव इतना बड़ा होने वाला था जो कि दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखा था। पर ये टकराव हुआ क्यों? टकराव होने के पीछे कारण क्या थे? तो चलिए सबसे पहले कारण के ऊपर चर्चा करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों, इसके क्या कारण थे। पहला कारण हमें देखने को मिलता है कि जो विभिन्न राष्ट्र थे उनके हितों में टकराव और यूरोप में दो शिविरों का पूर्णतः बढ़ जाना। यूरोप जो था वो दो शिविरों के अंदर बढ़ जाता है। एक तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन, हमें देखने को मिलता है अमेरिका, साथ साथ में जापान, रूस, ये ताकतवर देश एक तरफ थे। दूसरा गुट हमें देखने को मिलता है जिसे हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, उसके अंदर जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य थे। दोनों के अंदर स्थितियां जो थी वो अपने आप में एक हम स्थितियां इतनी ज्यादा दयनीय हो जाती है कि ये जो युद्ध था वो अपने आप में पूर्णतः हो जाता। अब हमें यहां पर देखने को मिलता है कि जर्मनी और फ्रांस, ब्रिटेन, ये आपस में जो थे वो दुश्मन थे। इससे पहले अगर मैं प्रथम युद्ध विश्व युद्ध से पहले की स्थिति के बारे में बात करूं तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी अपने आप में एक ताकत के तौर पर बड़े स्तर पर उभर रहा था। इस वजह से हमें देखने को मिलता है अब जर्मनी और एक तरफ था सब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश। दूसरा हमें देखने को मिलता है उग्र सैन्यवादी और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति। देशों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रवादी प्रवृत्ति पूर्णतः बढ़ती जा रही थी, और उनके हमें देखने को मिलता है कि देशों के जो लोग थे उनके मन में ऐसी भावना आ रही थी कि साहब हमारा राष्ट्र जो है वो और ज्यादा ताकतवर हो चुका है, ये तो अन्य राष्ट्र जो हैं वो हमें दबा रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी, सैन्यवाद जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। इस वजह से हमें ये क्रांति, या फिर मैं कहूंगा साहब युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो पूर्णतः देखने को मिलता है। आर्थिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अब यूरोप के अंदर बात यह थी कि साहब पूरी की पूरी विश्व के अंदर जो बड़े स्तर के ऊपर पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो व्यापार हुआ करता था वो यूरोप ही उसका पूर्णतः केंद्र था। क्योंकि हमें देखने को मिलता है यूरोप के अंदर आर्थिक शक्तियां ताकतवर थी, और इनके दोनों के बीच में, मतलब यूरोप के जो सारे देश थे उनके बीच में भी प्रतिस्पर्धा पूर्णतः होती रहती थी। इनके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उपनिवेश थे, उनके लिए भी प्रतिस्पर्धा थी। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। नेक्स्ट कारण हमें देखने को मिलता है समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्र जो है वो अपने आप में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से हमें पहले देखने को मिलता है कि समाचार पत्रों की वजह से भी ये युद्ध हुआ। क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर, जैसे किसी देश के समाचार पत्रों के अंदर किसी अन्य देश के खिलाफ जो है वो काफी बड़ी सारी बातें जो है वो छपने लगी। इससे वहां की जो जनता थी वो प्रभावित हुई, और उस जनता के प्रभावित होने की वजह से वहां की जो शासन था वो प्रेरित हुआ, और उसने पूर्णतः इस युद्ध के अंदर अपनी भागीदारिता दे दी। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है बोस्निया हर्जेगोविनिया की समस्या और सरजोवो की कांड, हत्याकांड। अब ये जो इंपॉर्टेंट घटना थी, इससे हमें देखने को मिलता है कि स्थिति पूर्णतः बदल चुकी थी। स्थिति क्या देखने को मिलती है? स्थिति ये देखने को मिलती है
कि किसी की मृत्यु, एक राजकुमार की मृत्यु से ये पूर्णतः विश्व युद्ध हो जाता है। तो चलिए इन सभी कारण को देखते हैं। बाकी सारे कारण तो हमें देखने को मिलते हैं कि काफी सालों सालों से चलते आ रहे थे। ये तात्कालिक कारण था, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरी की पूरी यूरोप को जला दिया, पूरी के पूरे विश्व को जला दिया। तो चलिए पहले कारण के ऊपर एक विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के हितों में टकराव एवं यूरोप के अंदर दो शिविरों में बंट जाना, यूरोप का दो शिविरों के अंदर बंट जाना। उस समय पर यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय हितों के अंदर तीव्र टकराव था। इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच व्यापारिक तथा नौसैनिक प्रतिद्वंदिता जो थी वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। हमें देखने को मिलता था कि इंग्लैंड और जर्मनी अपने आप में धुर विरोधी बन चुके थे। इनके बीच में जो है हमें देखने को मिलता है व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो थी वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। ऑस्ट्रिया और इटली के हितों में टकराव हमें देखने को मिलता है। 1882 के अंदर ट्रिपल अलायंस जो था वो पूर्णतः बन, इससे स्थिति ये देखने को मिलती है कि यूरोप की राजनीति जो थी वो पूर्णतः बदलती जा रही थी। रक्षा उद्योगों से जुड़े जो संगठन थे वो युद्ध की मानसिकता बना रहे थे और ऐसी मानसिकता युद्ध को धीरे धीरे अनिवार्य जो है वो पूर्णतः बना देती। अब आज के तौर पर भी हम देखते हैं कि विश्व स्तर में अगर कहीं पर भी कोई गृह युद्ध चल रहा है या कहीं पर भी युद्ध जैसी घटनाएं हो रही, उसका कारण हमें देखने को मिलता है कि वे सारे के सारे देश हैं, पर हमें देखने को मिलते हैं कि वे संगठन या वे उद्योग जो रक्षा उद्योगों से पूर्णतः जुड़े हुए हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो भी प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध नहीं होगा तो साहब इन उद्योगों का बढ़ोतरी कैसे होगी, ये अपने उद्योग को बढ़ाएंगे कैसे? इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये भी एक कारण बनता है युद्ध का। दूसरा हमें कारण देखने को मिलता है उग्र सैन्यवादी और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति। अगर मैं कहता हूं कि जो यूरोप था उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले के जो 50 साल थे उन सालों के अंदर एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। उसका कारण ये था कि जो यूरोप था वो पूर्णतः भाषाई आधार पर बना हुआ था और भाषाई आधार पर बने होने की वजह से हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रवाद अपने आप में और ज्यादा बढ़ता जाता है। और अगर राष्ट्रवाद के साथ में सैन्यवाद जोड़ दिया जाए तो हमें देखने को मिलेगी कि स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बढ़ती राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का एक यह खतरनाक रूप था। यह आक्रामकता यूरोप तक ही सीमित नहीं थी बल्कि यह एशिया तक भी जा पहुंची थी। जापान की राष्ट्रवादिता इसका एक बड़ा स्पष्ट प्रमाण हमें देखने को मिलती है। हम ये कहते हैं कि सब प्रथम विश्व युद्ध तो सिर्फ यूरोप तक ही सीमित था, तो ये अपने आप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जापान के अंदर भी इसके बड़े प्रभाव देखने को मिल रहे थे। जैसे कि जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति यूरोप के अंदर पूर्णतः फैल चुकी थी, वैसी प्रवृत्ति हमें जापान के अंदर भी पूर्णतः देखने को मिल रही थी। पर क्या इस राष्ट्रवादी प्रवृत्ति की वजह से युद्ध होता है? सिर्फ नहीं, इसके लिए हमें आर्थिक कारण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि देशों के बीच में आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि स्थिति अपने आप में बड़े स्तर पर परिवर्तित होती जा रही थी। प्रत्येक राष्ट्र को कच्चे माल की प्राप्ति के लिए नवीन प्रदेशों की तथा तैयार माल की बिक्री के लिए नवीन मंडियों की आवश्यकता का अनुभव। इसके अलावा यूरोपीय राष्ट्रों की जनसंख्या भी इस समय तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब आप हर पॉइंट को मैच करते चलो। हमें कैसे देखने को मिलता है साहब कि इससे काफी सालों पहले उद्योग क्रांति का प्रभाव जो था वो बड़े स्तर पर पड़ा। उद्योग क्रांति की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जनसंख्या जो थी उसके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब जब देश के अंदर जनसंख्या पूर्णतः बढ़ रही है, व्यापारिक गतिविधियां पूर्णतः बढ़ रही है, अब देश को क्या चाहिए होगा? किसी भी देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होगी और साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा कच्चे माल के साथ साथ में मंडियों की जरूरत पड़ी, मंडियों की जरूरत पड़ी, मंडियों की जरूरत पड़ी। अब ये दोनों चीजें इन सारे के सारे देशों को देगा कौन? साहब इनके उपनिवेश। क्यों? क्योंकि उपनिवेश से ये तैयार जो है माल को आराम से बेच पाएंगे और जो माल वो बना रहे हैं, तैयार करें, उसके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, वो भी उपनिवेश जो है वो पूर्णतः पैदा कर देंगे। यानी हमें देखने को मिलेगा कि आर्थिक गतिविधियों के लिए नए देशों की भी खोज यहां पर पूर्णतः जरूरी थी। जिस देश के पास ज्यादा उपनिवेश वो अपने आप में ताकतवर। आप ये समझिए कि ब्रिटेन इतना ताकतवर क्यों हुआ? क्योंकि उसके उपनिवेश तगड़े थे। जैसे कि भारत कितना बड़ा और ताकतवर उपनिवेश था। अतः आवास व खाद्य समस्या के निराकरण तथा रोजगार के अवसरों के लिए नए प्रदेशों की यहां पर आवश्यकता देखने को मिल रही थी, जिससे हमें आर्थिक तौर पर इन देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई देखने। नेक्स्ट हमें कारण देखने को मिलता है समाचार पत्रों की भूमिका। यह अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तात्कालिक साहित्य और समाचार पत्रों ने भी युद्ध का माहौल बनाने के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी साहित्यकार टॉल्स्टॉय, स्वीडिश वैज्ञानिक नोबेल, फ्रांसीसी बुद्धिजीवी कॉन्स्टा, साथ साथ में अंग्रेजी लेखक एजे वेल्स जो थे वो प्रमुख व्यक्ति थे जो इस दिशा के अंदर सक्रिय थे। ये अपने देशों के लिए पूर्णतः बातें कर रहे थे, पर इनकी जो बातें थी, इनके जो विचार थे वो यूरोप के अंदर फैल रहे थे और वो प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को पूर्णतः बढ़ोतरी देते। अब आप खुद सोचिए, अगर समाचार पत्रों के अंदर किसी दूसरे देश के बारे में गलत बातें लिखी जाएंगी
तो देखने को मिलेगा सब उस देश के जो वासी हैं वो भी पूर्णतः उससे प्रभावित होंगे तो शासन के ऊपर दबाव डालेंगे और शासन पूर्णतः युद्ध के अंदर भागीदारी देगा। तो सोचो समाचार पत्रों की कितनी बड़ी भूमिका। नेक्स्ट हमें कारण देखने को मिलता है बोस्निया हर्जेगोविना की समस्या एवं सर्जोवा हत्याकांड। जून 1914 के अंत में ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड जो था वो अपने साम्राज्य के नए प्रांत बोस्निया की यात्रा के ऊपर सपत्नीक जो था वो पूर्णतः गया, बढ़िया तौर पर गया। यात्रा के अंतिम दिन यानी कि 28 जून को जब युवराज बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा पहुंची तो वहां उसकी हत्या एक बोस्नियाई युवा जेब्रिलो प्रिंसेप ने कर दी। 28 जुलाई 1914 को युवराज की हत्या के ठीक एक माह बाद सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर आक्रमण करते हुए युद्ध की घोषणा पूर्णतः कर दी गई। अब सोचो भैया, ये जब देशों की समस्या तो थी नहीं, ये एक मर्डर किया गया था, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, लेकिन उस देश ने एक दूसरे देश के ऊपर जो है वो पूर्णतः आक्रमण बोल दिया। युद्ध क्षेत्र में विश्व में सभी प्रमुख राष्ट्र जो थे वो सम्मिलित हो गए, जो कि दो पंक्तियों में खड़े थे, एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो थे वो दो गुटों के अंदर यूरोप पूर्णतः बढ़ चुका था। अब स्थिति क्या हो जाएगी साहब? धुरी राष्ट्र के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑटोमन साम्राज्य हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। मित्र राष्ट्र की अगर बात करूं तो हमें हमें देखने को मिलता है फ्रांस, हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन, हमें देखने को मिलता है अमेरिका, रूस, जापान। ये दो गुटों के अंदर यूरोप जो था वो पूर्णतः बढ़ने वाला था। अब हम देखेंगे सब कि युद्ध की घटनाएं पूर्णतः बढ़ती जाएगी। इन सभी घटनाओं को हमने सन के अनुसार जो है पूर्णतः बांटा है। भाई प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक था, तो हमने सन के हिसाब से बांटा है और देखते हैं इन सनों के अंदर, जैसे 1914 के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन सभी के ऊपर एक चर्चा करें। 1914 में हमें देखने को मिलता है कि 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने युद्ध की रूस के विरुद्ध जो की शुरू कर दिया। साथ साथ में 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। साहब जर्मनी ने सबसे पहले तो रूस के विरुद्ध और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है फ्रांस के विरुद्ध जो है वो घोषणा कर दी। 4 अगस्त को जर्मनी ने बेल्जियम के विरुद्ध सेना भेजी, तो इंग्लैंड भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के अंदर पूर्णतः कूद पड़ा। अब आप सोचो साहब, पहले फ्रांस जुड़ गया, रूस जुड़ गया, हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन भी पूर्णतः जुड़ गया, और इन सब के लिए जो एक कांटा बन चुका है वो कौन बन चुका है? तो भैया जर्मनी जो था पूर्णतः एक कांटा बन चुका था। स्थिति क्या हुई? 1915 के अंदर और घटनाएं बढ़ती गई। 26 अप्रैल को इटली अपने गुट के साथ जो है विश्वासघात करके मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो गया। ऑस्ट्रिया ने इटली के को जो है भयंकर पराजय दी। यह वर्ष सर्बिया के लिए भी बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। ऑस्ट्रिया ने इटली को बहुत बुरी स्तर पर हमें देखने को मिलता है पराजय दी, जिससे अब इटली जो था पहले किसी और धड़े के साथ था, अब वो किसी दो और धड़े के साथ जुड़कर ऑस्ट्रिया ने भी उसको पूर्णतः पराजित दे दी। अक्टूबर के अंदर बुल्गारिया भी जो था वो युद्ध के अंदर सम्मिलित हो गया। ऑस्ट्रिया पर शत्रुओं का पूर्णतः अधिकार हो गया, क्योंकि साहब इस सब की शुरुआत जो है हमें ऑस्ट्रिया से ही देखने को मिली थी। 1916 के अंदर बड़ी घटना क्या देखने को मिलती है कि इस वर्ष पश्चिमी मोर्चे पर दो प्रमुख लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई तो थी साहब वर्दुन पर एक बहुत भयंकर आक्रमण किया गया। यह युद्ध 7 माह तक चलता रहा। जर्मन पुनः असफल हुए और वर्दुन पर अधिकार नहीं कर सके। हमें देखने को मिलता है कि मित्र राष्ट्र जो थे उनको यहां पर सफलता मिली। अगर जर्मनी इस पूरे के पूरे क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लेता तो जर्मनी का सामरिक महत्व जो था इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा था, वो पूर्णतः बढ़ जाता। इसी समय पर हमने देखने को मिलता है कि दूसरा युद्ध देखने को मिलता है कि मित्र राष्ट्रों ने सोम पर प्रत्याक्रमण कर दिया और अक्टूबर व नवंबर में सोम पर पुनः भयंकर प्रत्याक्रमण हुआ। मित्र राष्ट्रों को यहां पर पूर्णतः सफलता मिली। पहले किस प्रकार जर्मनी जो था वो पूर्णतः हावी था, लेकिन अब धीरे धीरे मित्र राष्ट्र जो थे वो पूर्णतः हावी होते जा रहे थे। 1917-18 के अंदर युद्ध जो था वो समाप्ति की तरफ चलता गया। ऑस्ट्रिया ने इटली के हाथों से पिटकर नवंबर के अंदर घुटने टेक दिए। अब जर्मनी अकेला रह गया। जर्मनी 9 सेना ने देखने को मिलता है विद्रोह कर दिया। 9 नवंबर को कैसर विलियम द्वितीय ने गद्दी का यहां पर त्याग कर दिया, यानी जर्मनी की राजनीतिक स्थिरता जो थी वो पूर्णतः खत्म हो गई। 11 नवंबर को जर्मन प्रतिनिधियों तथा मित्र राष्ट्रों की सेना के प्रथम सेनापति मार्शल फौज द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसी दिन 11 बजे दिन में युद्ध बंदी की यहां पर पूर्णतः घोषणा कर दी गई। घोषणा पूर्णतः कर दी गई। यानी स्थिति क्या हुई कि 1914 का जो युद्ध था, ऐसा जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगा था सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा, कि साहब दिसंबर तक ये जो है युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध 4 सालों तक चला और चला भी बहुत बड़े भीषण स्तर पर। अब आप एक चीज यहां पर सोचो, ये युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक क्यों था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने कारखानों को बना दिया था। कारखानों ने किसी भी चीज को बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको आसान कर दिया था। बड़े स्तर पर उत्पादन हो सकता था। उत्पादन पहले तो बढ़िया चीजों का हो रहा था, लेकिन उन्हीं कारखानों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अब क्या चीजें बन रही थी? सब युद्ध की सामग्रियां पूर्णतः बन रही। तो हमें देखने को मिलता है ये बहुत भीषण और खतरनाक युद्ध था। जर्मनी की यहां पर पूर्णतः हार मिलती है और ये युद्ध इस संधि से पूर्णतः खत्म हो जाता है।
पर युद्ध के परिणाम क्या हो, ये अपने आप में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन हर चीज से बन सकता है। युद्ध के कारण से क्वेश्चन शानदार बन सकता है, साथ साथ में हम देखने को मिलता है युद्ध की घटना से क्वेश्चन बन सकता है, और युद्ध के परिणामों से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप एक एक पॉइंट को अगर याद करते चलोगे तो बड़े अच्छे से आंसर लिख के आ पाओगे। अब क्या हुआ सब, विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो लगभग सभी महाद्वीपों के अंदर फैला था। लगभग 4.25 साल तक चले इस युद्ध के अंदर बड़े घातक दीर्घकालिक परिणाम जो है वो हमें देखने को मिले। अब इन परिणामों को हमने 3 स्तर के ऊपर पूर्णतः बांटा है। एक एक तो है सब राजनीतिक परिणाम, कि किस प्रकार विश्व की राजनीति जो थी वो पूर्णतः बदल गई। भाई अगर मैं यूरोप की बात करता हूं तो जर्मनी भी अपने आप में एक ताकतवर बनता जा रहा था, लेकिन वापस से ब्रिटेन और फ्रांस ने पटखनी देकर अब वापस से खुद का वर्चस्व था वो स्थापित कर लिया। दूसरा हमें देखने को मिलता है साहब सामाजिक परिवार परिणाम। अब आप कहेंगे साहब सामाजिक परिणाम कैसे हो सकता है युद्ध का, बिल्कुल हमें देखने को मिलता है कि जो जनसंख्या बढ़ गई थी वो जनसंख्या पूर्णतः एकदम से कम हो गई। साथ में हमें देखने को मिलता है कि पुरुषों की जनसंख्या अपने आप में यूरोप में खत्म हो गई। महिलाओं के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन है। महिलाएं जो थी वो हमें देखने को मिलता है पहले घर तक ही सीमित थी, लेकिन जब पुरुष जो है वो युद्ध लड़ रहे थे तो महिलाओं ने कारखानों की तरफ प्रवेश किया, महिलाओं ने राजनीति की तरफ प्रवेश किया। अब महिलाएं जो है उनको ये बात समझ में आई कि हम भी पुरुषों वाले जो कार्य हैं वो पूर्णतः कर सकते हैं। समय की मांग भी यही थी, तो सामाजिक परिवर्तन बड़े स्तर पर देखने को मिलते। आर्थिक परिणाम तो इतने भयानक हुए कि उससे पूरी की पूरी यूरोप को उभरने के लिए काफी ज्यादा साल लगे। आर्थिक स्थिति अपने आप में दयनीय हो गई। ब्रिटेन जो अपने आप में इस युद्ध को जीतता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी अपने आप में दयनीय होती है। वो अपने उपनिवेशों के ऊपर कर की मार लगा देता है, और अब अमेरिका जो था वो एक दूसरी ताकत के तौर पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो चलिए अपन एक एक प्रभाव को ढंग से देखते हैं। राजनीतिक परिणाम, युद्ध से यूरोप के राजनीतिक मानचित्र तथा शासन प्रणालियों में एक व्यापक परिवर्तन आ गया। 3 बड़े राजवंश जो थे, पहला तो साहब रूस का रोमानोव, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, और जर्मनी का जो होहेंजोलन पद था वो अपने आप में पूर्णतः उसका पतन हो गया। इन राजवंशों का पूर्णतः कमजोर हो गया। तुर्की में युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य जो था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि स्वतंत्र राज्यों का यहाँ पर उदय हुआ, और पोलैंड ने पुनः एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व पाया। यानी यूरोप का जो मानचित्र था वो अपने आप में पूर्णतः बदलता जा रहा था। आप देख रहे हैं किस प्रकार राजतंत्र जो थे वो खत्म होते जा रहे थे, और एक स्वतंत्र राष्ट्र जो थे वो पूर्णतः बनते जा रहे थे। युद्ध के बाद विश्व राजनीति के अंदर यूरोपीय प्रभुत्व समाप्त होने लगा, तथा अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था। सोवियत संघ भी एक शीघ्र एक प्रमुख विश्व शक्ति जो था वो पूर्णतः बनने वाला था। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि इटली व ऑस्ट्रिया का महत्व जो था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया को कहा जाता था साहब कि यूरोप की राजनीति का केंद्र है, इसका महत्व जो था वो पूर्णतः समाप्त होता गया। सारे विश्व में राजतंत्रों के विरुद्ध हवा चली, क्योंकि धुरी राष्ट्रों के अंदर राजतंत्रों का ही बोलबाला था, जबकि मित्र राष्ट्रों में गणतंत्र की प्रधानता थी। लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्रों का दोगलापन जो था वो तब स्पष्ट हो गया जब उन्होंने एशिया व अफ्रीका के अंदर प्रजातंत्र व स्वर्णियों के वादों का क्रियान्वित नहीं किया, उनका शोषण की जारी जो है वो पूर्णतः रखा। जो देश थे उनको लगा था कि साहब हमें अब स्वतंत्रता मिल जाएगी, यूरोप पूर्णतः बदल रहा है, लेकिन फिर भी उपनिवेशों का शोषण जो था वो पूर्णतः चलता गया। इस समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि रूस के अंदर सर्वथा नई आर्थिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः आई। हमें देखने को मिलता है साहब कि 1917 में रूस की क्रांति होती है, और रूस की इस क्रांति से क्या देखने को मिलता है तब, रूस की इस क्रांति से देखने को मिलता है कि दुनिया ने एक नया शासन पूर्णतः देखा। अब पहले जितने भी देश थे वो पूंजीवादी तौर पर चलते जाते थे, अब दुनिया ने पहली बार साम्यवाद शासन जो था वो पूर्णतः देखा। अपन चर्चा करेंगे साहब साम्यवाद क्या है, रूसी क्रांति को जब हम बढ़िया तौर पर पढ़ें। अब हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं साहब सामाजिक परिणाम। सामाजिक स्तर पर बड़े हमें देखने को मिलते हैं क्या परिणाम हुए, क्या परिवर्तन हुए देखने को मिलता है। इतिहास के अंदर अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करीब 80 लाख सैनिक जो थे वो मारे गए, तथा 2 करोड़ से अधिक जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आप किस प्रकार देखते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद जनसंख्या पूर्णतः बढ़ रही थी, लेकिन अब इस युद्ध के समय पर कितने बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है कि सैनिक शहीद हुए। इससे समाज के अंदर स्वस्थ पुरुषों की कमी आने से समाज में अनैतिकता को बढ़ावा मिला, और अवैध संतानों की समस्या उत्पन्न हो गई। स्त्रियों को रसोई से निकालकर कारखानों, दफ्तरों और खेतों पर जो है वो पूर्णतः जाना, कारखानों साथ साथ में दफ्तरों और हमें देखने को मिलता है खेतों के अंदर जाना पड़ा, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, समय की मांग है, और ये महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है पूर्णतः बढ़ रही है। उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, वे पुरुषों के समान ही कठिन से कठिन कार्य कर सकती हैं, ऐसी भावना उत्पन्न हुई, और उनमें राजनीतिक चेतना जो है पूर्णतः हुई। नारी आंदोलन को भी पूर्णतः बल मिला, इससे उनको राजनीतिक अधिकार जो थे वो पूर्णतः मिल गए। स्त्रियों को जब ये बात समझ में आई कि हम पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर सकते हैं, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो महिलाओं ने कार्य की वो बड़े सराहनीय थे, तो उनकी राजनीतिक शक्ति भी धीरे धीरे उभर रही थी।
इस युद्ध ने विश्व भर में भयंकर बेकारी फैला दी। इससे समाज में जो भी निराशा, कुंठा तथा अव्यवस्था फैली, उस स्थिति बनी, उससे नवोदित प्रजातंत्र जो थे उनका पूर्णतः पतन कर दिया गया। अब हमें देखने को मिलता है कि जो नए राज्य थे, नए जो देश बने थे, राष्ट्र बने थे, नए प्रजातंत्र बने थे, उनके अंदर भी बड़े-बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी आप इस बात को पूर्णतः समझ सकते हैं कि सामाजिक तौर पर कैसे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे थे। नस्लीय श्रेष्ठता की भावना इस युद्ध के अंदर समाप्त हो गई। अब ये पॉइंट जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हमें देखने को मिलता है कि यूरोप और पूरे के पूरे विश्व के अंदर नस्लीय तौर पर हमें देखने को मिलता है कि भेदभाव किया जाता था। अब रंग के आधार पर जब ये भेदभाव किया जा रहा है, जो कि अपने आप में पूर्णतः गलत है, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और अफ्रीका से सैनिक जो है वो पूर्णतः लड़े, अमेरिका से सैनिक जो थे वो पूर्णतः लड़े, तो हमें देखने को मिलता था कि जो नस्लीय श्रेष्ठता का भावना थी, वो पूर्णतः इस युद्ध के अंदर समाप्त हो गई। जब सैनिक जो है वो बड़े स्तर पर लड़ रहे हैं, गौरवशाली तरीके से लड़ रहे हैं, तो ये नस्लीय श्रेष्ठता पूर्णतः समाप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है कि सब जब देश के अंदर, पूरी की पूरी यूरोप के अंदर राजनीतिक स्थिति अपने आप में बड़ी गड़बड़ा गई है, समय समय पर बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा बड़ी मार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र को पूर्णतः पहुंची। लेकिन हमें यहाँ पर एक बढ़िया चीज देखने को मिलती है कि इस युद्ध के बाद वैज्ञानिकों ने अपनी सारी शक्ति नए नए आविष्कार के अंदर लगा दी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है कि सब अब वैज्ञानिक जो थे वो अपने आप को अब और बढ़िया चीजों में बढ़ाने में, साथ साथ में मानवता के विकास के लिए नए नए आविष्कार जो थे वो पूर्णतः करते गए, और इसके बाद का जो समय था उसके अंदर नए नए आविष्कार पूर्णतः होने वाले थे। यानी सामाजिक तौर पर भी बड़े बड़े हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। काफी सारे परिणाम इस प्रथम विश्व युद्ध के हुए। अब हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे साहब आर्थिक परिणामों की। आर्थिक स्तर पर क्या चीज हुई, तो यहां पर एक पॉइंट समझने वाली बात देखो। आर्थिक स्तर पर हमें देखने को मिलती है कि पहले यूरोप की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा ताकतवर थी। ठीक, उसका कारण था कि सब यूरोप के जो देश थे वो व्यापारिक तौर पर बड़े स्तर पर शानदार थे। अब हमें देखने को मिलता है कि उस समय पर जो ताकतवर देश थे वो कौन कौन से थे, सब ब्रिटेन था, सब फ्रांस था। लेकिन इन देशों की आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे गड़बड़ा रही थी, और आर्थिक स्तर पर हमें देखने को मिलता है एक नई ताकत पूर्णतः उभर रही थी। और वो कौन सी ताकत थी, तो साहब वो ताकत थी अमेरिका। वो ताकत कौन सी थी, तो भैया अपने को याद रखना है, अमेरिका। अब सोचो भैया कितना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, जो कि अपने आप में यूरोप की ताकत थी, अब अमेरिका जो थी वो दुनिया की ताकत पूर्णतः बनती जा रही थी। स्थिति के अंदर बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। युद्ध की अगर बात करूं तो युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा अत्यधिक था। युद्ध के अंदर 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष जो है वो खर्च किए गए, लेकिन अगर मैं अप्रत्यक्ष तौर पे कहूं तो साहब ये आंकड़ा जो है वो अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाता है। अप्रत्यक्ष स्तर पर तो हमें देखने को मिलता है कि जान माल की हानि और ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर हुई। यातायात संचार साधनों के नष्ट होने से आपूर्ति तंत्र जो था वो नष्ट हो चुका था, और इसके लिए व्यापार जो था वो पूर्णतः नष्ट हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस महायुद्ध जो था वो भयावह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिले। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको और दिमाग लगाओ और फोकस करो। देखो, यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या था साहब, यूरोप का व्यापार। अब इस युद्ध के अंदर व्यापार से जो संचार तंत्र थे वो पूर्णतः खत्म हो गए। स्थिति ये हुई कि जब उन संचार तंत्रों को वापस बनाना था कि साहब अब युद्ध हो गया, अब स्थिति वापस नॉर्मल लेकर आए, लेकिन उसके लिए पैसे ही नहीं थे, उसके लिए मुद्रा नहीं थी। तब हमें देखने को मिलता है अमेरिका जो है वो अपने आप में इन सभी देशों की मदद करता है, क्योंकि यूरोप के बाद में कोई दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी तो वो था सब अमेरिका। अब अमेरिका जो है वो इन देशों की मदद करेगा कि वो वापस से उठ खड़े हों, वापस से उनकी स्थिति के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन, यानी आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बड़े बड़े परिवर्तन हमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने संपूर्ण यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इस युद्ध के अंदर विश्व जो था वो दो शिविरों के अंदर बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय क्षति हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं साहब कि विश्व को प्रभावित किया। एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताता हूं जिससे आप और अच्छे से समझो। अपन एग्जाम्पल के तौर पे देश लेते हैं, हमारा प्यारा भारत देश। अब भारत जो था वो यूरोप के अंदर नहीं था, फिर भी यहां पर कैसे देखने को मिला, क्योंकि साहब ब्रिटेन का भारत उपनिवेश था। अब भारत से ब्रिटेन ने क्या लिया साहब, भारत से ब्रिटेन ने सैनिक ली, है ना, सैनिक ली। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि भारत से राजनीतिक तौर पर मदद लेने की यहां पर पूर्णतः बात करी ब्रिटेन ने। और इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलता है कि साहब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत के ऊपर बड़े स्तर पर आप कर लगाए।
अब अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सुना है तो आप देखो कैसे 1918 के अंदर ये पूरा का पूरा विश्व युद्ध खत्म होता है। 19 के अंदर जो है वो महात्मा गांधी एक बड़े नेता के तौर पर उभरने वाले थे और क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बड़े स्तर पर बढ़ने वाला। सब सैनिक लिए, कर हमारे ऊपर लगाया, राजनीतिक तौर पर हमारा पूर्णतः शोषण किया, तो साहब भारत जैसे जुड़ा, उसी तरीके से जो विश्व के अलग-अलग देश थे, जो यूरोप के किसी न किसी देश के उपनिवेश थे, वो पूर्णतः इससे जुड़ते गए थे। अगर मैं एशिया की बात करूं तो चाहे श्रीलंका जिसका पहले नाम था सीलोन, या फिर मैं कहूं साहब भारत, वो पूर्णतः युद्ध के अंदर ब्रिटेन की मदद करी। हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया ने भी, जो कि एक तरीके से उपनिवेश ही था, उसने भी पूर्णतः मदद करी। अब आप सोचो कि भाई कितने बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है देशों के अंदर परिवर्तन हुआ, उनकी स्थिति के अंदर परिवर्तन हुआ। इसी वजह से इसको यूरोप का युद्ध नहीं, विश्व युद्ध जो है पूर्णतः कहेंगे। यानी चैप्टर, ये पॉइंट पार्ट जो है वो बढ़िया तौर पर हमें समझ आता है। पर इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, वो अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें देखने को मिलता है कि अब दुनिया को लगता है कि साहब जब युद्ध कर चुके, इतना भीषण है, इतना बड़े स्तर पर होगा, तो अब शायद चीजें ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यूरोप के अंदर अधिनायकवाद जो था वो पूर्णतः फैल रहा था। हम देखेंगे जर्मनी एक और वापस से जो है वो ताकतवर बनता जा रहा था। राष्ट्रों के बीच में अब ये लग रहा था कि साहब जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो हमारे साथ घटनाएं हुई, उसका हम वापस से बदला लेंगे। और अब थोड़े ही सालों में हमें देखने को मिलेगा कि 1939 में 1939 के अंदर दुनिया अब दूसरे विश्व युद्ध के मोड़ पर खड़ी रह जाएगी। यानी जो शांति का समय था वो कुछ ही सालों के अंदर खत्म होने वाला था। यानी कि आज भाग नंबर 1 के अंदर हमने बढ़िया तौर पर समझने की कोशिश करी कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, किस तरीके से उसकी घटनाएं। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर बिल्कुल याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। 3 बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि साहब प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं के ऊपर चर्चा करें। तीसरा हमें देखने को मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम कौन कौन से थे। इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। बढ़िया से करोगे तो आप अच्छे नंबर ला सकोगे। चलिए, तो आशा करता हूं ये वाला भाग आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।